हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कि मेथड क्या है फिस्कल पॉलिसी के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। ऐसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था लिमिटेशंस क्या है फिस्कल पॉलिसी के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट कहते हैं क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं फिस्कल पॉलिसी के तहत अंडर डेवलप्ड कंट्री, यानी कि जिन कंट्री का भी विकास होना बाकी है, विकास होना है उन कंट्रियों का, उसके लिए जो फिस्कल पॉलिसी के तहत सबसे पहले अडॉप्ट किया जाता है मेथड टैक्सेशन पॉलिसी। यानी कि टैक्सेशन पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इकॉनमी की डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो टैक्सेशन पॉलिसी है जब गवर्नमेंट बनाती है तो इस तरीके से बनाती है जिससे कैपिटल फॉर्मेशन का प्रमोशन मिले। कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल अलग चीज़ें होती हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाया जाता है जिससे बिल्कुल रोजगार तैयार हो और लोगों की इनकम बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट हो पाए। तो यहाँ पे ऐसा टैक्सेशन सिस्टम है जो अडॉप्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को जिससे कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा मिले। और जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें इंसेंटिव्स यानी कि छूट देनी चाहिए उन लोगों को जो सेविंग करना चाहते हैं, यानी कि जो लोग सेव करते हैं पैसे को उन्हें इंसेंटिव देने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना पैसा सेव करें। सेव जो पैसा किया जाता है उसको आगे इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। जब वो लोग पैसा सेव करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो बढ़ावा मिलेगा। ऐसी अपनी टैक्सेशन पॉलिसी होनी चाहिए जिससे जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है लोगों की वो कम होए और सेविंग को बढ़ावा मिलने पाए, यानी कि लोग खर्च तो कम करें, कंजप्शन कम करें और सेविंग को ज़्यादा प्रमोट करें। जब सेविंग बढ़ेगी तो उस सेविंग का इस्तेमाल किया जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट कहते हैं कि मोबिलाइज करना चाहिए जो इकोनॉमिक सरप्लस होता है। इकोनॉमिक सरप्लस का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक सरप्लस ये डिफरेंस होता है करंट प्रोडक्शन और करंट कंजप्शन के बीच में, यानी कि जो करंट कंजप्शन और करंट प्रोडक्शन का डिफरेंस होता है इसे इकोनॉमिक सरप्लस बोलते हैं। तो मोबिलाइज करना चाहिए जो भी इकोनॉमिक सरप्लस आता है। कहते हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है यहाँ पे बहुत ही कम लोग लैंड लॉर्ड होते हैं क्योंकि ये अभी ऐसा देश है जिसका विकास होना बाकी है। तो यहाँ पे अमीर लोगों की जो संख्या होती है बहुत कम होती है। तो यहाँ पे जो बिग लैंड लॉर्ड्स होते हैं बहुत कम होते हैं और यहाँ पे जो वेल्दी पर्सनस होते हैं वो भी बहुत कम होती हैं। तो यहाँ पे जो पोजेस किया जाता है लार्ज इकोनॉमिक सरप्लस विच इज़ स्टैंडर्ड अवेन कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। कॉन्स्पिशियस कंजप्शन का मतलब होता है कि जो सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स को परचेज करते हैं। इट इज़ imperative to mobilize the surplus by progressive system of taxation and the same be utilized to promote economic development। तो यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का मतलब होता है कि जो रेट लगती है टैक्सेशन की वो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्सेशन की रेट बढ़ती जाती है। जिससे क्या होता है कि जो लोग रिच क्लास के होते हैं तो उनकी इनकम ज़्यादा होती है तो उनके ऊपर टैक्स भी जो ज़्यादा लगता है, जिस कारण से जो पैसे इकट्ठा किया जाता है गवर्नमेंट को टैक्सेशन के रूप में उस पैसे का वो इस्तेमाल करती है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जा सके। तो यहाँ पे राजा जे चिल्लिया डेफिनेशन देते हैं कि जो टैक्सेशन पॉलिसी का जो मेन एम होता है वो मोबिलाइज करना होता है इकोनॉमिक सरप्लस को ताकि प्रोडक्टिव चैनल्स है जो प्रमोट हो पाए जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो पाए। यानी कि मेन जो मकसद रहता है गवर्नमेंट का वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो की जानी है वो कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू की जानी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू की जानी है। इन्वेस्टमेंट है जो बिना सेविंग के पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सेविंग को बढ़ावा देने के लिए जो इंसेंटिव्स दी जाती हैं उन लोगों को जो सेविंग करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो सिंक्रोनाइज्ड विद इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जैसे देश का विकास होगा तो उस देश की जो नेशनल इनकम होती है वो भी बढ़ जानी है। एक लार्ज चंक ऑफ, यानी चंक का मतलब होता है कि हिस्सा, यानी कि जो बड़ा हिस्सा होता है इंक्रीज नेशनल इनकम का उसको आगे फिर इन्वेस्टमेंट के आगे यूज़ करेंगे। यानी कि जब नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, नेशनल इनकम जब बढ़ जाएगी आगे फिर उस नेशनल इनकम बढ़ी हुई नेशनल इनकम का जो बड़ा हिस्सा होगा आगे फर्दर फिर इन्वेस्टमेंट के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि और भी आगे देश का जो विकास किया जा सके। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर इफ़ पीपल डू नॉट अफेक्ट सेविंग वॉलंटरली, अगर यानी कि लोगों की सेविंग के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता आउट ऑफ देयर इंक्रीज इनकम, यानी कि जब लोगों की इनकम बढ़ गई है, जब इनकम बढ़ी तो उन्होंने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इस इकोनॉमिक सरप्लस से
क्या करेगी कि जो टैक्स के रूप में जो बड़ी हुई इनकम है वो ले लेगी, यानी कि टैक्स के रूप में जो इनकम है जो ले लेगी गवर्नमेंट, जिससे इस तरीके से लेगी कि जिससे लोगों की सेविंग के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट है जो ना पड़े। गवर्नमेंट को कंपलसरी सेविंग स्कीम है जो लॉन्च करनी चाहिए, जिससे हर एक इंसान के लिए सेविंग करना ज़रूरी हो, क्योंकि बिना सेविंग की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो नहीं हो पाता। तो जब भी टैक्सेशन सिस्टम बनाया जाता है तो इस तरीके से बनाया जाता है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े सेविंग के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाए जाते हैं। तो द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी लार्ज, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं, मोर डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन दोज पर्सन हु स्पेंड देयर इनकम ऑन नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी कि जो लोग नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के ऊपर पैसा खर्च करते हैं तो उन लोगों के ऊपर ज़्यादा इनकम टैक्स है जो लगाना चाहिए, ताकि वो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी के ऊपर पैसा वेस्ट ना करें। जो स्पेशल मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं। चेक टेस्ट टैक्स इवेजन, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग टैक्स इवेज करते हैं। टैक्स इवेड करने का मतलब होता है कि टैक्सेशन सिस्टम से बचते हैं, टैक्स के जो इनकम होते हैं, टैक्सेबल इनकम होते हैं, उसका धोखाधड़ी करते हैं जिससे टैक्स से वो बच सकें। तो जब टैक्सेशन सिस्टम के साथ इवेजन किया जाता है, टैक्स से बचा जाता है, तो यहाँ पे ब्लैक मनी है जो जनरेट होती है। जब भी देश के अंदर ब्लैक मनी जनरेट होती है तो वो इन्फ्लेशन का कारण बनता है, क्योंकि जो ब्लैक मनी होती है, जिन लोगों के पास ब्लैक मनी होते हैं वो बिना सोचे समझे खर्च करते हैं उनका, क्योंकि ईमानदारी का पैसा होता नहीं है, बेईमानी का पैसा होता है, जिस कारण से वो बेसोच करके पैसे को खर्च करते हैं, जिस कारण से जो इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर आ जाती है। यानी कि शॉर्ट में अगर बात की जाए तो टैक्सेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए अंडर डेवलप्ड कंट्री का, जो हेल्प करे गवर्नमेंट की मोबिलाइज करने में रिसोर्सेज फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ है जो मोबिलिटी करनी चाहिए। जो रिसोर्सेज होते हैं, इंक्रीज़ द रेशो सेविंग को बढ़ावा देना चाहिए। जो कंजप्शन है लग्जरी गुड्स उसको कम करना चाहिए। जो इनइक्वालिटीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर उसको कम करना चाहिए। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ किया जाता है फिस्कल पॉलिसी का अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर वो होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट के खर्चों से जुड़ी होती है, कि जब गवर्नमेंट खर्च करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर करे, रोड डैम वगैरह बनाने के ऊपर करे, तो उसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बोला जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या खर्च किया है। जब भी अंडर डेवलप्ड कंट्री को डेवलपमेंट करना होता है तो उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अकेला प्राइवेट सेक्टर जो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर करने ज़रूरी हो जाते हैं। तो एक पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं जिसकी हेल्प से जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलता है, मीन्स ऑफ इरीगेशन को, सप्लाई ऑफ पावर प्रोजेक्ट को, और जो हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ होती हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट ही होती है पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर है जो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, जैसे पब्लिक एंटरप्राइज बना देना, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, डेवलपमेंट करना, रेलवे का, रोड का, पावर हाउस, ब्रिज, हॉस्पिटल वगैरह बनाने। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, यानी कि जब पब्लिक एंटरप्राइज स्टार्ट की जाती हैं तो उससे कैसे है जो अनडेवलप्ड कंट्री का विकास हो सकता है। कहते हैं जो अविकसित देश होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अक्यूट शॉर्टेज को फेस करते हैं, जो बेसिक और हैवी इंडस्ट्री की होती है, क्योंकि अनडेवलप्ड कंट्री के अंदर ना ही तो बेसिक इंडस्ट्री होती है और ना ही हैवी इंडस्ट्री होती है, क्योंकि वो अभी अविकसित देश है। तो यहाँ पे जब भी इंडस्ट्री सेटअप करनी होती है उसके लिए हैवी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। जब उसको सेट करना होता है और इसमें जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा शामिल होता है, क्योंकि बिजनेस का सक्सेस होना या फेलियर होना वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रिस्क होने के कारण जो प्राइवेट सेक्टर है जो इनिशिएट नहीं ले पाता, तो इस कारण से गवर्नमेंट का जो पब्लिक एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं। कहते हैं ऑर्डिनरी इट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी के बाहर होता है नई नई इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना। तो इस कारण से गवर्नमेंट है जो इंडस्ट्री सेटअप करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू। जो पब्लिक यूटिलिटीज़ होती हैं जैसे सप्लाई ऑफ वाटर करना, जनरेट करना पावर को, यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर के द्वारा। जो भी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सप्लाई ऑफ वाटर होती है, पावर होती है, बिजली पानी जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट किया गया पब्लिक एंटरप्राइज द्वारा, जिससे जो अंडर डेवलप्ड कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर जो इनफ नहीं रहता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो रिस्क के कारण है जो इनिशिएट नहीं ले पाता इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिस कारण से गवर्नमेंट का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू है जो पब्लिक एंटरप्राइज है जो इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, जिससे अंडर डेवलप्ड कंट्री का जो डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट आता है इनकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, तो यहाँ पे इनकरेज किया जाता है
प्राइवेट सेक्टर को बोला जाता है कि आप भी उत्साहित हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्राइवेट एंटरप्राइज का जो खोलने के लिए जो इनिशिएटिव्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे कहता है असलरेट करने के लिए, यानी कि बढ़ावा देने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो गवर्नमेंट होती है अंडर डेवलप्ड कंट्री के, वो इनकर्ज करती है प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि अकेला गवर्नमेंट सेक्टर भी है जो इनफ नहीं रहता इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। दोनों ही, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर चाहे पब्लिक सेक्टर, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए अगर देश का विकास करना है। तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी जो यूज़ किए जाते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे सब्सिडी दे देना प्राइवेट सेक्टर को, टैक्सेस में छूट दे देना, यहाँ पे फ्री टेक्निकल नो हाउ टू इंडस्ट्री, यानी कि किस तरीके से बढ़िया तरीके से जो काम कर सकते हैं इंडस्ट्री, उनको ये नॉलेज प्रोवाइड करवाना ताकि प्राइवेट सेक्टर जो इस्टेब्लिश हो सके, जिससे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री उसका विकास हो पाए। नेक्स्ट आता है कि प्रोविज़न ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, की गवर्नमेंट है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर को जो क्रिएट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रेलवे का डेवलपमेंट करना, रोड बनाना, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, ब्रिज बनाना। देयर कंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच ओनली स्टेबल फिस्कल पॉलिसी कैन जनरेट। तो यहाँ पे जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो सिर्फ गवर्नमेंट ही है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकती है। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक डेट पॉलिसी। पब्लिक डेट पॉलिसी होती है कि जब गवर्नमेंट उधारा पैसे लेती है। अब यहाँ पे किससे पैसे ले रही है? पब्लिक डेट, यानी कि किससे लिया गया? पब्लिक से। यानी कि डेट का मतलब था उधारा लेना पैसा, पब्लिक का मतलब कि आम जनता से। तो यहाँ पे पब्लिक डेट पॉलिसी के थ्रू है जो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो अविकसित देश है उसको विकास किया जाए। जो रिसोर्सेज होते हैं कैन नॉट बी कलेक्ट बाय टैक्स रिवेन्यू वोन। कहते हैं कि सिर्फ टैक्स रिवेन्यू के थ्रू ही पैसे इकट्ठा करना काफ़ी नहीं होता। यहाँ पे इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पॉवर्टी होना, क्योंकि यहाँ पे जो अविकसित देश होता है ज़्यादातर उसका हिस्सा होता है वो गरीब होता है। तो गवर्नमेंट कितना का टैक्स ले सकती है? क्योंकि बहुत कम लोग होंगे उस सेगमेंट के अंदर जो टैक्स पे करेंगे, जिस कारण से जो गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू है जो इतना नहीं जनरेट हो पाएगा। एडवर्स अफेक्ट ऑन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ टू मेन टैक्सेस। अगर ज़्यादा टैक्स लगाए जाएंगे, ज़्यादा टैक्स लगाने से लोगों की सेविंग कम हो जाएगी। जब सेविंग कम हो जाएगी तो वो आगे इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। टैक्सेस कैन बी इम्पोज अप टू टैक्सेबल कैपेसिटी। टैक्स सिर्फ उतने लगाने चाहिए जितनी टैक्सेबल कैपेसिटी लोगों की, जितना लोग टैक्स पे कर सकते हैं। It therefore become necessary that government in these countries should mobilize resource for development through public debt। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक डेट के थ्रू मोबिलाइज करती है रिसोर्सेज को, जिससे अंडर डेवलप्ड कंट्री का जो डेवलपमेंट हो पाए। तो यहाँ पे जो पब्लिक डेट होते हैं, एक तो होते हैं इंटरनल डेट, एक होते हैं एक्सटर्नल डेट। अब यहाँ पे इंटरनल डेट में कौन से शामिल किए जाते हैं? जो इंटरनल डेट होते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री के, ये वो डेट होते हैं जिनका मोबिलाइजेशन किया जाता है नॉट हैव एनी इल इफेक्ट ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि इस तरीके से किया जाता है कि पब्लिक डेट है जो इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं इंटरनल डेट के रूप में, ताकि उनका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट है जो ना पड़े। इट इज़ मोर यूजफुल टू गेट लोन्स बाय वे ऑफ स्मॉल सेविंग। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी सेविंग की जाती है, यानी कि ज़्यादातर ये ना रूरल एरिया के अंदर होती है, जो गाँव में एरिया होते हैं। तो गाँव में क्या होता है कि छोटी छोटी सेविंग को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे इनकरेज किया जाता है लोगों को, ताकि वे जो सेविंग स्मॉल सेविंग वो इकट्ठी करते हैं तो उन पैसे का इस्तेमाल आगे विकास के लिए किया जा सके, आगे कैपिटल फॉर्मेशन के लिए किया जा सके। तो यहाँ पे लोगों का जो स्मॉल सेविंग करने के लिए इनकरेज किया जाता है। तो कहते हैं इट इज़ मोर यूजफुल टू गेट लोन्स बाय वे ऑफ स्मॉल सेविंग। यानी कि स्मॉल सेविंग के रूप में गवर्नमेंट क्या करते हैं? लोन लेती है पब्लिक से। एज ए रिजल्ट ऑफ स्मॉल सेविंग पीपल्स प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज। जिससे क्या होता है? लोगों के अंदर सेव करने की जो आदत होती है वो क्रिएट हो जाती है, और जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसको बढ़ावा मिलता है। स्पेशल एफर्ट्स भी मेड टू मोबिलाइज स्मॉल रूरल सेविंग। तो यहाँ पे ज़्यादातर कोशिश किसके लिए की जाती है? ताकि जो स्मॉल रूरल सेविंग होती है उनको मोबिलाइजेशन किया जा सके। यहाँ पे बहुत सारा वाइड स्कोप होता है स्मॉल सेविंग स्कीम का। रूरल एरियाज़ के अंदर जो गाँव होते हैं, गाँव के अंदर स्मॉल सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए अलग अलग तरीके की स्कीम लॉन्च की जाती है। सेविंग बैंक शुड भी सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज। जो सेविंग बैंक होते हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लगाए जाते हैं, जिससे लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। पब्लिक बोरोइंग शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम that class of pupils which is prone to spend large amount on consumption and luxury goods। तो यहाँ पे ज़्यादातर सेविंग है जो उन लोगों से ली जाती है जो लोग जो बेफालतू में खर्च करते हैं, यानी कि लग्जरी गुड्स के ऊपर खर्च करते हैं या फिर नॉन प्रोडक्टिव गुड्स के ऊपर खर्च करते हैं। तो उन लोगों को है जो ज़्यादा बोला जाता है कि आप सेविंग करो, जिससे आगे इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल फॉर्मेशन किया जा सके। सच लोन्स विल हैव नो एडवर्स इफेक्ट ऑन कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर। तो जब इस तरीके से स्मॉल सेविंग को प्रमोट करके लोन लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इससे जो
प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर की कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर किसी भी तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट है जो नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल डेट। अब यहाँ पे इंटरनल डेट के अब बाद आता है एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट होता है जो अंडर डेवलप्ड कंट्री जो बाहर से लेते हैं, दूसरी कंट्रियों से लेती है, तो उसे एक्सटर्नल डेट लेते हैं, यानी कि बाहरले देशों से जब उधारा पैसे ले जाते हैं। कि देयर आर डिस्टिंक्ट एडवांटेज इन सिक्योरिंग एक्सटर्नल डेट। तो यहाँ पे अलग अलग है जो एडवांटेजेस लिए जाते हैं एक्सटर्नल डेट के। सच डेट ब्रिंग इन देयर वेक फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पे क्या होता है, इस डेट की हेल्प से जो फॉरेन करेंसी होती है वो अपने देश में आती है, जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है कैपिटल गुड्स के थ्रू है वो हमारे देश में आती है। सच लोन्स शुड बी यूज ओनली फॉर डेवलपमेंट पर्पस। जो लोन ले जाते हैं एक्सटर्नल डेट के रूप में वो देश के विकास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे जो फैसिलिटेट होता है रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी कि बाद में जो रीपेमेंट करनी है लोन की उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, पैसे को जब वापस लौटाए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉरेन लोन्स एक्सपोर्ट शुड बी इनकरेज। तो यहाँ पे जब भी फॉरेन लोन लिया जाता है इस तरीके से लिया जाता है जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले और जो इम्पोर्टर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। एक्सपोर्ट होता है जब हमारा देश दूसरे देशों को गुड्स को सेल करता है, तो जब एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी, तो जिससे अपने इंटर डेवलप्ड कंट्री का विकास हो जाएगा। दूसरी तरफ इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट इसलिए किया जाता है कि जब हम इम्पोर्ट करते हैं दूसरे देशों से माल अपने देश में मंगवाते हैं, जिससे हमारी इंडियन करेंसी बाहर चली जाती है। यहाँ पे इंपोर्ट को इस कारण से रिस्ट्रिक्ट किया गया ताकि हमारी करेंसी जो देश की वो बाहर ना जा पाए, जिससे देश का जो विकास है उसमें कोई बाधा ना आए। डेट सर्विसिंग चार्जेस शुड ऑल्सो मिनिमम। तो यहाँ पे जो डेट सर्विस चार्ज होते हैं उनको कम किया जाता है। डेफिनेशन कहती है बेचनन एंड एलिस के हिसाब से, कहते हैं एम्प्टी रिमार्क दैट एक्सटर्नल डेट एंड इंटरनल डेट आर कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर। कहते हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल डेट एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। बट अनलेस देयर यूज एंड द प्रोसेस ऑफ सेविंग institutions mobilizing resource legal structure lending and investing activity are made favorable of capital formation, external assistance can be of advantages only for a short time। मतलब कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल डेट तब तक है जो कॉम्प्लीमेंट रहेंगे एक दूसरे के, जब तक जो प्रोसेस है सेविंग का, इंस्टीट्यूशन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज का, लीगल स्ट्रक्चर, लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है जो कैपिटल फॉर्मेशन की फेवर में होंगी। जो हम एक्सटर्नल असिस्टेंस लेते हैं, यानी कि जो बाहर देशों जो हेल्प लेते हैं वो भी सिर्फ शॉर्ट टाइम तक है जो हमें मिल पाती है, लंबे टाइम तक है जो असिस्टेंस नहीं पॉसिबल हो पाती। इन शॉर्ट अगर बात की जाए, जो पब्लिक डेट होते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए एक से ज़्यादा तरीके से, यानी कि जो बहुत सारे तरीके से जो अफेक्ट डालते हैं पब्लिक डेट इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि इससे इंकरेजमेंट मिलती है सेविंग करने की, यानी कि लोगों में जो उत्साह पैदा होता है कि पैसे को सेव किया जाए। इससे कैपिटल फॉर्मेशन है जो बढ़ावा मिलता है। इससे कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन को। रीपेड है जो आउट ऑफ द इंक्रीज नेशनल इनकम, यानी कि जब नेशनल इनकम बढ़ जाएगी तो उससे नेशनल इनकम बढ़ी हुई से अपन रीपेमेंट कर सकते हैं जो भी उधारा पैसा लिया जाता है। हाइवर देयर आर मेनी ऑब्स्टेकल्स टू द मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। कहता है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं यहाँ पे जब भी पब्लिक डेट का जो इस्तेमाल किया जाता है अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर, जैसे कि लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी एंड कैपिटल मार्केट की जो मनी और कैपिटल मार्केट है वो बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है। सेविंग की कमी है। यूज़ ऑफ सेविंग अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी कि जो सेविंग का इस्तेमाल किया गया वो उन एक्टिविटी के अंदर किया गया जो प्रोडक्टिव नहीं है, यानी कि वेस्ट किया जा रहा है सेविंग का पैसा। जो एफर्ट्स हैं वो प्रयास इस तरीके से किए जाने चाहिए ताकि जो दिक्कतें आ रही हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन दिक्कतों का जो ख़त्म किया जा सके। इस तरीके से हमारे पास ये पब्लिक डेट एक मेथड बनता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर विकास करने के लिए। नेक्स्ट आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ये हम बहुत बार पहले भी पिछले क्लासेस में इसको कवर कर चुके हैं, दोबारा फिर करते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के खर्चे जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू से, तो गवर्नमेंट के जो डेफिसिट आ जाते हैं, यानी कि कमी आती है फाइनेंस के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या करती है इस कमी की, पैसे की कमी को पूरा करने के लिए आरबीआई को कहते हैं कि मुझे उधारा पैसा दो। जब आरबीआई से उधारा पैसा लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाती है। सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाती है जिससे क्या होता है कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। परचेजिंग पावर बढ़ने से जो वैल्यू ऑफ मनी होती है वो डाउन चली जाती है, जिस कारण से जो इन्फ्लेशन आने के चांसेस है जो बढ़ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। कहते हैं जब गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग डेफिसिट होती है, फिजिकल डेफिसिट होती है, उसके लिए क्या करते हैं गवर्नमेंट बोरो करती है, यानी कि उधारा पैसा लेते हैं सेंट्रल बैंक से, जिसे डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। सेंट्रल बैंक जब लोन देती है उसके लिए नई करेंसी नोट छापती है। इस तरीके से जो फिजिकल पॉलिसी है वो स्पेशली जो एडवोकेट की गई है लॉर्ड केन्स द्वारा। तो यहाँ पे कहते हैं जो लेवल ऑफ इनकम होता है अविकसित देशों के अंदर वो बहुत कम होता है, क्योंकि देश में गरीबी होती है जिस कारण से लोगों की इनकम कम होती है। तो जब लोगों की इनकम कम है तो यहाँ पे उनके जो सेव करने की जो
कैपेसिटी होगी वो भी कम होगी, टैक्सेबल कैपेसिटी होगी वो भी कम होगी, टैक्स भी है जो बहुत कम लोग होंगे जो टैक्स पे करने के लायक होंगे, क्योंकि गरीबी के कारण जो लोगों की इनकम इतनी है नहीं है कि टैक्स पे कर पाएँ। लो रेट ऑफ सेविंग का मतलब क्या है कि कैपिटल फॉर्मेशन का कम होना, और जो लो कैपिटल का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस का लो होना। तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है सेविंग को बढ़ावा देना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो पाए। यहाँ पे फोर्स किया जाता है सेविंग करने के लिए, यानी कि लोगों को इनकरेज किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करे, और डेफिसिट फाइनेंसिंग है जो उसकी बजाय सेविंग को बढ़ावा ज़्यादा देना जरूरी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो प्राइसेस होते हैं गुड्स के इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि पीपल के पास है जो गुड्स तो कम होती हैं लेकिन मनी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ये मैंने भी आपको समझाई थी कैसे इसका रिजल्ट होता है, मैं आपको दोबारा फिर एक्सप्लेन करती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू से, यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा तो ज़्यादा हो गया लेकिन इनकम क्या है, कम है, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग की, पैसे की क्या होगी, कमी होगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग बोला जाता है इसको, डेफिसिट फाइनेंसिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे पैसे की कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई से उधारा पैसा लेती है। तो जब आरबीआई से पैसा उधारा लेते हैं तो आरबीआई क्या करती है, नए नोट को प्रिंट कर देती है, नए नोट प्रिंट किए जाते हैं। जब नए नोट प्रिंट किए जाते हैं, नई करेंसी जब लॉन्च की जाती है तो जिससे सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाती है। सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ने से क्या होता है कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने का मतलब क्या है कि जो लोगों की परचेजिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि वैल्यू ऑफ मनी डाउन चली जाती है, यानी कि लोग पैसों की कदर है जो कम करने शुरू हो जाते हैं, जिससे जनरल प्राइस लेवल है जो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि प्राइस क्या होते जाएंगे, अप होते जाएंगे, जिससे महंगाई है जो इकोनॉमी के अंदर आ जाएगी। डेफिनेशन दी गई है डॉक्टर VKRV राव द्वारा। कहते हैं कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है एक ऐसी टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है वॉल्यूम ऑफ दैट फॉर सेविंग विच इज़ अफेक्टेड ड्यू टू राइज इन प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। कहते हैं कि जब गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है तो इससे क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिस कारण से सेविंग के ऊपर है जो इफेक्ट पड़ता है, जो वॉल्यूम ऑफ सेविंग है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग से इनकरेजमेंट किया जाता है इन्वेस्टमेंट को, कि इन्वेस्टमेंट है जो की जाए। एक तरफ जो डेफिसिट फाइनेंसिंग से रिसोर्सेज ले जाते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है डेवलपमेंट करने के लिए, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को, इरिगेशन, पावर जनरेशन एटसेट्रा को, विच इन टर्न हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है कि जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप हो जाता है। और दूसरी तरफ जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होते से महंगाई है जो देश के अंदर आ जाती है। कैसे महंगाई आती है वो हमने अभी कंसेप्ट को समझा है, जिससे रिजल्ट क्या होता है कि जो प्रॉफिट होते हैं प्रोड्यूसर्स के वो बढ़ जाते हैं, जिससे प्रोड्यूस वो ज़्यादा करते हैं, प्रोडक्शन आगे ज़्यादा करते हैं गुड्स और सर्विसेज को। जब महंगाई की सिचुएशन होती है उससे लोग जो इनकम होती है एंटरप्रेन्योर की और बिजनेस क्लास इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि महंगाई में जो प्राइस होते हैं गुड्स के वो बढ़ जाते हैं, तो जिससे प्रोड्यूसर सेक्टर को जो बेनिफिट होता है, क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं वो सप्लाई को बढ़ा देते हैं, जिससे ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट ले पाते हैं वो। दीज क्लासेस हैव ए हाई प्रोपेंसिटी टू सेव, लेकिन जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो क्या करता है कि उनकी हाई प्रोपेंसिटी टू सेव होती है, यानी कि ज़्यादा वो सेव करते हैं और कंज्यूम वो कम करते हैं, जिससे जो डिफेक्ट था डेफिसिट फाइनेंसिंग का वो क्या हुआ, एक पार्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड चला गया, जिससे क्या हो कि प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, महंगाई देश के अंदर जो आनी शुरू हो गई है। जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जब हमने ये सोच के गवर्नमेंट ने डेफिसिट फाइनेंसिंग की थी कि इकोनॉमी डेवलपमेंट किया जाएगा, जबकि उसका जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है डेवलपमेंट करने के लिए इकोनॉमी का, क्योंकि महंगाई है जो कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट डालती है इकोनॉमी के ऊपर। हैंस डेफिसिट फाइनेंसिंग है जो रिजोर्ट करनी चाहिए सिर्फ एक लिमिट तक, एक लिमिट के बियॉन्ड जाकर के जब डेफिसिट फाइनेंसिंग इस्तेमाल किया था तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बजाय जो नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट को एस्टिमेट किया जाता है अकाउंटिंग करके दोनों ही रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के होते हैं दोनों को कंसीडर करके फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट किया जाता है। जो फिस्कल डेफिसिट होते हैं वो एक्सेस होती है, यानी कि जब गवर्नमेंट के खर्चे, अब ये खर्चे दोनों ही नेचर के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के भी और कैपिटल नेचर के भी। तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं उसकी टोटल रिसिप्ट से, रिसिप्ट में भी हमने दोनों ही रिसिप्ट शामिल करने, चाहे वो रिसिप्ट रेवेन्यू नेचर की हो चाहे वो कैपिटल नेचर की हो। तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं उसकी रिसिप्ट से, तो इसको क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट को एस्टिमेट करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, टोटल या फिर बजट एक्सपेंडिचर जो होते हैं इसमें रेवेन्यू नेचर के कैपिटल नेचर के दोनों शामिल किया जाता है, उसमें से माइनस करते जब हम टोटल और बजट रिसिप्ट को अदर देन ब्रोविंग्स, यानी कि इसमें उधार का जो पैसा लिया था वो शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो रिसिप्ट होंगी वो रेवेन्यू रिसिप्ट भी आ जाएंगी, कैपिटल रिसिप्ट भी आ जाएंगी, लेकिन ब्रोविंग्स को छोड़ के।
तो फिजिकल डेफिसिट जो कैलकुलेट हो जाएगी, यानी कि बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस में बजटेड रिसिप्ट करेंगे तो हमारे पास फिजिकल डेफिसिट जो कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? जो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू BE का मतलब क्या है कि बजटेड या फिर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में BR अदर देन प्रोविंग्स। BR का मतलब है कि बजटेड और टोटल रिसिप्ट। तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट। तो यहाँ पे जो फिजिकल डेफिसिट होती है वो एक्चुअल में क्या होती है कि इक्वल होती है टोटल ब्रोविंग्स। जो टोटल ब्रोविंग्स होती है और जो अदर लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, उसके इक्वल मानी जाती है। इस तरीके से हमारे पास ये मेथड बनते थे फिजिकल पॉलिसी के तहत जो गवर्नमेंट द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस क्या है कि इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल पॉलिसी की। कहते हैं जो फिजिकल डेफिसिट होती है वो एस्टिमेट की जाती है जानने के लिए कि कितनी हद तक है जो उधार लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो ग्रेटर फिजिकल पॉलिसी यानी ग्रेटर डेफिसिट होना फिजिकल का, तो यहाँ पे वो नुकसान कर देते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा डेफिसिट होगा फिजिकल डेफिसिट होगा उतना ही ज़्यादा जो बोरोविंग ले जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे क्या होगा कि जब गवर्नमेंट ज़्यादा उधार लेगी जिससे RBI बैंक को जो नई करेंसी छापनी पड़ेगी, नई करेंसी जब छापेगी यानी कि नई करेंसी जब प्रिंट की जाएगी बैंक के द्वारा, जिससे क्या तो सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाती है। सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ने सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है, जैसे वैल्यू ऑफ मनी डाउन चल जाती है। दिस इनवेरिएबली इम्प्लाई डेफिसिट फाइनेंसिंग और मीटिंग डेफिसिट रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ प्रिंटिंग मोर नोट, यानी कि ज़्यादा नोट छापने पड़ेंगे फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। तो ये डेंजर हो जाता है, एक गवर्नमेंट के लिए कन्वीनियंट तरीका नहीं है ये कि फिजिकल डेफिसिट की हेल्प ली जाए। इट इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ मनी एंड कॉजेज इन्फ्लेशन, क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे ही सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने फिजिकल डेफिसिट को दूर करने के लिए, फाइनेंसिंग डेफिसिट को दूर करने के लिए क्या करना है, नए नोट छपवाने हैं, RBI से उधारा पैसा लेना है। जैसे सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाती है, सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ने से सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से जो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो लोगों को पैसे की कदर जो कम हो जाती है, जिससे जनरल प्राइस लेवल जो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण से इकोनॉमी के अंदर जो महंगाई आ जाती है, जिसका जो एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी की डेवलपमेंट के ऊपर। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था बच्चों। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करें कि लिमिटेशन क्या है या फिर इवैल्यूएशन या फिर इफेक्टिवनेस क्या है फिजिकल पॉलिसी की। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।